बच्चों, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत की इसमें इंट्रोडक्शन में कि ये जो रेखीय समीकरण है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति थी युगपत समीकरण पद्धति, जो हमने पहले ही देखी है। अब आज हम देखने वाले हैं क्रेमर पद्धति। तो क्रेमर पद्धति जो है, ये क्रेमर पद्धति बहुत ही आसान और सरल पद्धति है, बहुत सरल विधि है। इसमें हम कम से कम कैलकुलेशन करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पद्धति की खोज स्विस गणितज्ञ ग्रेबियल क्रेमर इसने की थी, इसलिए इस पद्धति को नाम दिया गया है क्रेमर पद्धति। बहुत ही आसान पद्धति है ये, हम देखेंगे यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने 2 पैरेलल लाइंस निकाली है और इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ मैंने A, B, C, D इन 4 घटकों को इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। A, B, C, D। यहाँ पे A, B और C, D जो है वो क्षैतिज पंक्ति में है और A, C और B, D जो है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में है। क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में इन 4 घटकों को हमने यहाँ पर एक विशिष्ट पद्धति में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर A, B, C, D इन 4 घटकों का यह निश्चयक है, इसे कहते हैं निश्चयक। आज यहाँ मैं आपको लिख के बता दूँ पहले कि यहाँ पर A और B और C और D यह क्या है, क्षैतिज पंक्ति में है और AC आप देखते हो ना, AC ये AC और BD यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अब जब हम इनका मान ज्ञात करेंगे, यानी कि निश्चय का मान ज्ञात जब करना होता है तब कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। निश्चय का मान ज्ञात करते समय हम दोबारा इस निश्चय को लिखेंगे। निश्चय का मान ज्ञात करते समय मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, यानी तिर्यक गुना करना है। A को D से गुना करना है और B को C से गुना करना है। क्या कहा मैंने आपको? A को D से गुना करो और B को C से गुना करो और इन दोनों के गुणाकारों का हमें क्या करना है, घटा करना है, माइनस करना है। इन दोनों के जो गुणाकार होंगे AD और BC, इन दोनों के गुणाकारों को आपको घटा करना है और फिर इसका जो मान ज्ञात होगा उसे हम कहेंगे निश्चयक का मान ज्ञात किया। इसे हम कहेंगे, इस पद से हम क्या करेंगे, निश्चयक का मान ज्ञात करेंगे। ये जो हमने उत्तर निकाला है, जो हमने गुणाकार करके फिर इन दोनों गुणाकारों को जो हमने घटा किया है, इससे जो आपको मान मिलेगा वो क्या है, इस निश्चयक का मान कहलाएगा। एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक निश्चयक लेती हूँ। निश्चयक है मेरा A, 5, 3, 7, 9। क्या बताया गया आपको? देखो यहाँ पर 5, 3 ये क्या है, क्षैतिज पंक्ति है। 7 और 9 ये भी दोनों क्षैतिज पंक्ति में है। 5 और 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में है। 3 और 9 दोनों ऊर्ध्वाधर स्तंभ में है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस निश्चय कौन सा है, इसका नाम है A। इस निश्चय का मैंने मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूँगी मान में? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको आप तिर्यक गुना करोगे। क्या करोगे आप? इसका तिर्यक गुना करोगे। यानी मैं पहले करूँगी 5 गुना 9 माइनस 7 गुना 3। 5 गुना 9 कितने होते हैं?
45 और 7 गुना 3 21 बराबर, अब 5 गुना 9 का गुणाकार किया मैंने, वो आया है 45 और 7 गुना 3 का गुणाकार किया है, वो आया है मेरा 21। अब इनको मैंने क्या करना है, घटा कर देना है। 45 में से 21 को घटा करो, कितने आए, 24। तो इस निश्चयक का मान कितना आया है, 24। हमारा जो ये निश्चयक है इसका मान कितना आया है मेरा, 24। तो यहाँ पर ए इस निश्चयक का मान कितना आया है, 24। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। और इसी का उपयोग करके आगे हम क्या करने वाले हैं, युगपत समीकरणों को हल करने की कोशिश करने वाले हैं। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, निश्चय का मान ज्ञात करना मतलब क्या करना, आपको जो निश्चय दिया गया होता है समझ लो पहले इसको। इस निश्चय को आपने किस पद्धति से लिखा है, देखो ABCD, यही पद्धति है लिखने की, ABCD, ठीक है। और इसको मैंने कैसे हल किया है, इसको मैंने कैसे हल किया है, यहाँ देखो ABCD इस पद्धति से मैंने निश्चयक लिखा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तिर्यक गुना कर रहे हैं। आप देखोगे हम तिर्यक गुना कर रहे हैं, A को D से गुना कर रहे हैं और B को C से गुना कर रहे हैं, और फिर इनके आए हुए गुणनफल को हम घटा कर रहे हैं। इसी पद्धति से हमको मान ज्ञात करना है आगे जाके हर एक निश्चयक का, इसे भूलना नहीं, इसी पद्धति से हमें करना है। हम एक उदाहरण लेते हैं को, अभी और एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में जो पहले वाला उदाहरण था उस उदाहरण में कोई भी चिन्ह नहीं था प्लस माइनस का। इस उदाहरण में देखिए आप, यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह दिख रहे हैं। वही करना है जो पहले बताया गया है, तिर्यक गुणाकार, तिरछा गुणाकार। -8, चिन्हों को भूलना नहीं है। -8 से 4 को गुना करो, बराबर का चिन्ह लगाओ। बराबर का चिन्ह लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। -8 कोष्टक में डालो, -8 गुना 4 माइनस, अब ये माइनस कौन सा है, हम घटा करने वाले हैं, जो हमने सूत्र में लिखा था वो वाला माइनस है। -3 गुना 2। देखिए दोबारा एक बार देखिए, कन्फ्यूजन मत कीजिए। -8, ये 8 का चिन्ह है, -8, -8 गुना 4, इन दोनों का गुणाकार किया, घटा -3, ये माइनस जो है ये 3 का चिन्ह है, -3 ऋण 3 गुना 2। देखिए आप, -8 गुना 4 घटा -3 गुना 2, यानी कि मुझे चिन्ह लेने हैं। आपको याद आ रहा है ना, हमने क्या किया था, A गुना D माइनस B गुना C, वही है यहाँ पर भी, लेकिन माइनस चिन्ह लेना भूलना नहीं है। माइनस चिन्ह लेना भूल जाओगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। 8 चौक 32, चिन्ह आया माइनस, चिन्ह लेना है, भूलना नहीं है। ये घटा का चिन्ह यहाँ पर आएगा, 3 दूनी 6, चिन्ह आया माइनस, -6। अब यहाँ देखिए -32 जैसा था वैसा का वैसा आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 32 में से 6 गए, उत्तर आया 26। चिन्ह बड़ी संख्या का। मैं जानबूझकर आपको बच्चों की तरह एक एक वाक्य बता रही हूँ
इसी तरीके से याद रखना है। दोबारा एक बार देखो, -8 गुना 8 चौक 32, चिन्ह आया माइनस का, ये 8 का चिन्ह है माइनस, घटा 3 दूनी 6, चिन्ह आया माइनस का, -32 माइनस घटा -6, माइनस माइनस प्लस, 6 के 6 जैसे के जैसे आ गए, माइनस प्लस माइनस, 32 में से 6 गए, उत्तर आया 26, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस। ये आपका निश्चयक n का उत्तर है। निश्चय का मान कैसे ज्ञात करना होता है, मैंने आपको बताया। ये आपका निश्चयक है ABCD। इस निश्चयक में आपको तिर्यक गुना करना होता है, A गुना D AD माइनस B गुना C BC, और इसका जो उत्तर आएगा वो होगा आपके निश्चयक का मान। अब क्रेमर पद्धति से का उपयोग करके हम युगपत समीकरण को कैसे हल करेंगे, उसकी जो विधि है वो विधि हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको दिए गए युगपत समीकरणों को आपको सामान्य रूप में लिखना है। अब युगपत समीकरण का सामान्य रूप कौन सा है, हमने पहले सीखा हुआ है, ax + by = c। युगपत समीकरण को सबसे पहले सामान्य रूप में लिखो। इस पद्धति से आपको उसको पहले लिख कर लेना है। आपको दिए हुए जो समीकरण होंगे वो शायद इस पद्धति में ना लिख कर दिए हों, आपको उसको पहले सामान्य रूप में लाना होगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद निश्चयक मान पद्धति का उपयोग करके आप dx और dy इनके मान ज्ञात करोगे। dx और dy मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। dx और dy इनके मान ज्ञात करने के बाद हम x बराबर dx/d तथा y बराबर dy/d इन दो सूत्रों का उपयोग करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। इन 3 स्टेप्स का उपयोग करके हम क्रेमर पद्धति से युगपत समीकरणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, युगपत समीकरणों के चरांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे हम गणित के रूप में कैसे हल करेंगे, गणित करते वक्त एक्चुअली हम इसका उपयोग कैसे करेंगे इन विधियों का, वो अभी हम देखेंगे। हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। इन दो युगपत समीकरणों का उपयोग करके हम क्रेमर पद्धति से x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब इन समीकरणों का उपयोग करके निश्चय कैसे बनाना होता है पहले हमको वो देखना है। सबसे पहले हमने जैसे तय किया था, हम देखेंगे कि ये दोनों भी समीकरण जो युगपत समीकरण का जो सामान्य रूप है उस रूप के अनुसार है या नहीं। समीकरण है क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है दोनों तरफ, दोनों भी एक चरांक वाले समीकरण हैं, दोनों भी 2 चरांक वाले समीकरण हैं क्योंकि यहाँ पे 2 चरांक है x और y,
और दोनों समीकरण जो है वो रेखीय समीकरण है, क्योंकि इनका जो घात है वो एक है। और ये दोनों भी समीकरण ax जमा by बराबर c इस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारा जो पहला कंडीशन था वो सही है, दोनों भी सामान्य रूप में है। अब से आगे के स्टेप में जाते हैं। हमको dx और dy का मान ज्ञात करना है। क्या होता है d? निश्चय d का मतलब है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। हमको निश्चय d लिखना है। अब निश्चय d लिखते समय ये निश्चय बना लिया मैंने यहाँ पर, और हम यहाँ पर किन संख्याओं को लेंगे? देखो यहाँ देखिए आप, 5x + 3y बराबर -11 और 2x + 4y बराबर -10, ये हमारे दो समीकरण हैं। अब यहाँ पर हमें d का निश्चयक बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये जो c वाला पोर्शन है इसे हम बंद कर देंगे। समझ में आपको आ रहा है? मैंने ये c वाला पोर्शन क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये ax जमा by बराबर c, इसमें जो ये c वाला मेरा हिस्सा है वो मैंने अचरांक वाला हिस्सा बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा हिस्सा मैंने बंद कर दिया है। अगर यहाँ पर आपने देखा तो मेरे पास सिर्फ 5x जमा 3y और 2x जमा 4y, ये दो ही पद दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम d वाला निश्चय बना रहे हैं, तब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो x का जो गुणांक है 5, उसे यहाँ लिखूँगी 5। उसके बाद y का गुणांक आएगा 3। देखो 5 3 2 4, 5 3 2 4, 5 3 2 4 बन गया मेरा निश्चय। देखा मैंने क्या किया, मैंने सी वाला पोर्शन बंद कर दिया और इसको मैंने ऐसे लिखा 5 3 2 4, ठीक है। और अब मेरा ये बन गया निश्चय। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने इस निश्चय का मान ज्ञात करूँगी। जैसे हमने पहले देखा था, तिरछा गुना करो और इस निश्चय का मान ज्ञात करो। 5 को 4 से गुना करो, माइनस 3 को 2 से गुना करो। तिर्यक गुना किया ना हमने, 5 को 4 से गुना किया, माइनस 3 को 2 से गुना किया। अब करो, 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी 6, और 20 माइनस 6 कितने हो गए, 14। यानी मेरे निश्चय जो है d, इसका मान कितना आया है, 14। इसको मैंने चौकट में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, मुझे dx का मान ज्ञात करना है। अब dx का मान मैं कैसे ज्ञात करूं, dx बराबर निश्चय का चिन्ह लगा दिया इधर। अब dx का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, ध्यान दें, पहले मैंने क्या किया था, मैंने c को बंद कर दिया था। अब मुझको dx का मान ज्ञात करना है, मतलब कि मुझे x वाला जो पद है उसे बंद करना पड़ेगा। मुझे x का मान ज्ञात करना है ना, तो x वाले पद को लेके नहीं चलेगा। x वाला पद क्या करूँगी, मैं बंद कर दूँगी। वापस एक बार सुनिए, dx का मान देखिए, यहाँ पर d का मान जब मैं ज्ञात कर रही थी तो इसको कोई भी चरांक नहीं है, ना x है ना y है, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, मैंने अचरांक वाला पद बंद कर दिया था। अब dx का मान ज्ञात करना है, तो किस पद को बंद करना पड़ेगा, मुझे x वाले पद को बंद करना पड़ेगा। समझा आपको? dx का मान ज्ञात करना है तो x वाले पद को बंद कर दो। अब
निश्चयक लिखते समय ध्यान दे, गलती ना करे। 3, 11 और 4, 10 ऐसे नहीं लिखना है, अब उल्टा लिखना है। अब लिखते समय ध्यान दे, ऐसे नहीं लिखना है 3, 11, 4, 10, नहीं, गलत। dx का मान ज्ञात करते वक्त हम पहले बाहर वाली संख्या यानी कि पहले 11 और 10 को पहले लिखेंगे। यानी मैं देखो कैसे लिख रही हूँ, -11 फिर 3, -11 3, -10 4। देखो क्या किया है हमने, -11 को पहले लिखा है, फिर हमने y का पद लिखा है, फिर -10 को लिखा है और फिर 4 को लिखा है। ये एक ही है निश्चय जहाँ पर हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है ना। -11 3, -10 4। ध्यान में नहीं आता तो आप ऐसे ध्यान में रखो, dx के लिए बाहर का पहले आएगा पद, फिर अंदर का पद आएगा, बाहर का पद फिर अंदर का पद। समझ में आ रहा है, बाहर का पद फिर अंदर का पद, ये ध्यान में रखो। ऐसे पहले बाहर का पद लिखा, फिर अंदर का पद लिखा। अब जैसे पहले से करते आ रहे थे वैसे ही करना है। तिर्यक गुना करो, -11 बराबर का चिन्ह लिखना भूलना नहीं है, -11 गुना 4 -10 गुना 3। इनको बड़े वाले कोष्टक में डाल दो। कोष्टक का बहुत अपना अपना महत्व होता है। यहाँ मैं छोटा कोष्टक पहले डाल दिया -11 वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर -11 को अलग से लिखना था इसलिए। अब मैंने बड़ा कोष्टक डाला क्योंकि मुझे इन दो पदों को अलग अलग लिखना है इसलिए। -11 गुना 4 कितने हो गए, 44, -44 -10 गुना 3 -30 बराबर -44 जैसा था वैसे आया, माइनस माइनस प्लस +30 बराबर प्लस माइनस माइनस। 44 में से 30 गए, बचे कितने, 14। चिन्ह आया बड़ी संख्या का। ये आपका dx का मान -14। समझ में आ रही है बात आपको। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है dy। अब हमने d का मान ज्ञात किया है, क्या आया था हमारा d का मान 14 और dx का मान हमने ज्ञात किया था वो आया था हमारा -14। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे dy का मान। अब dy का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पहले हमने क्या किया था, d का मान ज्ञात करने के लिए हमने अचरांक वाला पद मिटा दिया था। dx का मान ज्ञात करने के लिए हमने x वाला पद मिटा दिया था। अब हम क्या करेंगे, dy का मान ज्ञात करने के लिए y वाले पद को बंद कर देंगे। समझा, y वाले पद को मैं क्या कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। तो dy बराबर, अब यहाँ पर हमने उल्टा नहीं लिखना है, अब यहाँ पर हम सीधे ही चलेंगे। 5 -11 2 -10। याद रखने के लिए ध्यान में रखो, dy मतलब अंदर बाहर और dx मतलब क्या था, बाहर अंदर। तो dy मतलब अंदर बाहर। 5 -11 2 -10। ठीक है ना। देखो दोबारा एक बार सुनो, d का मान ज्ञात करने के लिए हमने अचरांक वाला पद बंद कर दिया था और x और y का हमने पद लिया था, है ना। dx को ज्ञात करने के लिए हमने x वाला पद मिटा दिया था, क्लोज कर दिया था और हमने बाहर के और अंदर के पदों को लिया था। dy वाला मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, क्या हमने y वाला पद बंद कर दिया, क्लोज कर दिया और हमने x और
अचरांक वाला पद लिया, अंदर का और बाहर का पद लिया। देखो 5 माइनस 11 2 माइनस 10। अब इसका हम क्या करेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। 5 गुना माइनस 10 बड़ा कोष्टक माइनस 11 गुना 2 बड़ा वाला कोष्टक, 5 गुना 10 50, चिन्ह आया माइनस का, माइनस 11 गुना 2 22, चिन्ह आया माइनस का, -50 जैसे थे वैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आया 22, माइनस प्लस माइनस, 50 में से 22 गए, बच्चे 28, चिन्ह आया बड़ी संख्या का। ये किसका मान है, हमारा dy का। अब हमारे पास जो हमने क्रेमर पद्धति की जो 3 स्टेप्स देखे थे, पहला स्टेप हमने देखा था कि हम दिए हुए समीकरणों को पहले सामान्य रूप में लिखेंगे। फिर हमने देखा था कि दिए हुए समीकरणों में से हम dx और dy का मान ज्ञात करेंगे। तो वो हमने मान ज्ञात कर लिए हैं। d का मान किया हमने ज्ञात 14, dx का मान ज्ञात किया हमने -14 और dy का मान ज्ञात किया हमने -28। अब इनका उपयोग करके हम करेंगे स्टेप नंबर 3, यानी हमको x और y का मूल्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, x ज्ञात करने के लिए क्रेमर पद्धति में dx बट्टे d, dx x का मान ज्ञात करना है ना, तो dx लेना पड़ेगा, dx बट्टे d, और y का मान ज्ञात करने के लिए dy बट्टे d। मूल्य डालो, dx का मूल्य कितना था, -14,